एवरीवन, वेलकम टू कॉमर्स ट्यूटोरियल। मैं हूं आपकी अपनी होस्ट ज्योति। आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं 10th की स्विफ्ट का फर्स्ट चैप्टर पावर शेयरिंग। नाम से ही क्लियर है, पावर्स का मतलब होता है इसमें हमारी पावर्स और रिस्पांसिबिलिटीज दोनों आ जाती हैं। पावर्स और रिस्पांसिबिलिटीज को शेयर करना। अब ये पावर रिस्पांसिबिलिटीज को शेयर करना मींस उनको डिवाइड करना। किस किस में डिवाइड करना? बिटवीन द इंडिविजुअल अकेले पर्सन, ग्रुप एक छोटे से ग्रुप में, या फिर गवर्नमेंट अथॉरिटीज के अंदर डिवाइड करना, उसको क्या बोलते हैं? पावर शेयरिंग। इस चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले हम कुछ टॉपिक्स को टेक इनटू अकाउंट करेंगे। पहला हमारा टॉपिक है बेल्जियम। ये बेल्जियम के नाम से क्लियर है, ये किसी स्टेट किसी कंट्री का नाम है। ये कंट्री किस चीज की? हमारे यूरोप की छोटी सी कंट्री है और उसका एरिया बहुत ज्यादा छोटा है। इवन हमारे हरियाणा की स्टेट से भी छोटा है और वहाँ पे जो पॉपुलेशन है वो भी बहुत ज्यादा कम है। और इसको कवर किसके? नीदरलैंड, जर्मनी और लंबरबॉक्स, इसके साइड पे छोटी छोटी कंट्रीज है, वहाँ की बॉर्डर्स के साथ इसको क्या किया गया? अब कवर किया गया। और इसमें जब भी हमने किसकी बात करी, हमने एथिक कंपोजिशन की बात करी। कंपोजिशन का मतलब क्या होता है? डिवाइड करना। इसका मतलब क्या होता है? कंपोजिशन का मतलब डिवीजन। किस चीज का डिवीजन? एथिक्स। एथिक्स में हमारा क्या है? जब हम किसी चीज को डिवाइड करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ शेयर्ड कल्चर। शेयर्ड कल्चर का मतलब होता है वहाँ की लैंग्वेज के बेस में, वहाँ के हमारे रिलीजन्स के बेस में, हमारे कॉमन आइडियाज के बेस में, उसको हम क्या बोलते हैं? शेयर्ड कल्चर, एथिक्स। और इसमें रिलीजन की कोई बात नहीं होती। हम कभी भी जब भी डिवीजन करते हैं वो रिलीजन के बेस पे नहीं करते। इंपॉर्टेंट किस में से करते हैं? शेयर कल्चर। शेयर कल्चर में हमारा क्या जाता है? हमारी लैंग्वेज आ जाती है, हमारा रीजन आ जाता है, रीजन हम किस एरिया में रहते हैं, जाकर हमारे किन किन पर्संस के कॉमन आइडियाज होते हैं। उस बेसिस को क्या किया गया? डिवाइड किया गया। इस बेस पे पूरे बेल्जियम को 3 पार्ट्स में क्या किया गया था? डिवाइड किया गया था। फर्स्ट पार्ट में हमारा क्या था? 59% जो लोग हैं वो इसमें कवर होती है। किस एरिया में वो रहते हैं? फ्लेमिश एरिया का नाम है, जहाँ वो रीजन में रहते हैं छोटे से। और वहाँ पे कौन सी लैंग्वेज बोली जाती है? डच लैंग्वेज वहाँ के लोग बोलते हैं। उसके बाद जो 40% बाकी के पर्सन्स हैं जिनको डिवाइड किया गया है वो कहाँ पे रहते हैं? ब्लोनिया में रहते हैं, रीजन्स में रहते हैं। और वहाँ पे जो बोली जाने लैंग्वेज क्या है? फ्रेंच लैंग्वेज। और जो 1% लोग रह गए वो बेल्जियम में रहते हैं और वहाँ की लैंग्वेज कौन सी? हमारी जर्मनी लैंग्वेज है। और इन बेसिस से उनको डिवीजन किया। लेकिन बेल्जियम की हमारी जो कैपिटल सिटी है, कैपिटल सिटी वहाँ की कौन सी है? ब्रसल। ब्रसल में क्या है? इनके बिल्कुल ऑपोजिट सिचुएशन है। ऑपोजिट सिचुएशन क्या है? अगर हम सिर्फ बेल्जियम की बात कर रहे हैं तो वहाँ पे जो मेजोरिटी कॉम्पोजिशन है वो कौन सी लैंग्वेज है? डच लैंग्वेज है। लेकिन जहाँ की सिचुएशन ऐसी है कि ब्रसल में जो 80% लोग हैं वो कौन सी लैंग्वेज बोलते हैं? फ्रेंच लैंग्वेज। और जो हमारे 20% लोग हैं वो कौन सी लैंग्वेज बोलते हैं? डच लैंग्वेज बोलते हैं। तो इसका मतलब क्या हो गया? लेकिन जो ये फ्रेंच लैंग्वेज बोलते हैं ये लोग बहुत क्या है? रिच हैं, प्लस कौन से हैं? हमारे पावरफुल हैं। चाहे वो डिनोट माइनॉरिटी तो पकड़ते हैं लेकिन वो एक स्पेशल इकोनॉमिक क्लास है, जिसके कारण इनमें क्या क्रिएट होगी? बहुत ज्यादा कॉन्फ्लिक्ट्स क्रिएट होंगे। कॉन्फ्लिक्ट्स क्यों? 1956 में जो इनकी सिचुएशन है वो बहुत ज्यादा क्रिटिकल होगी, बहुत ज्यादा कॉन्फ्लिक्ट्स क्रिएट होंगे। उनके रीजन क्या है? जो डच वाले लोग हैं उनकी मेजोरिटी होने के कारण वो अपनी मेजोरिटी का, जब भी कोई पर्सन किसी की मेजोरिटी होती है तो वो उसका ओवर पावरफुल यूज करना चाहता है। तो इनको मेजोरिटी होने के कारण इनको बहुत ज्यादा इकोनॉमिक डेवलपमेंट में भी इनकी लैंग्वेज बहुत ज्यादा फ्लोरिश होगी है। तो इसके कारण इन दोनों में क्या क्रिएट होंगे? कॉन्फ्लिक्ट्स क्रिएट होंगे। सबसे ज्यादा कॉन्फ्लिक्ट्स कौन सी कंट्री में क्रिएट हुए हैं? उनकी कैपिटल सिटी ब्रसल्स में, क्योंकि वहां पे सिचुएशन क्या थी? टोटली ऑपोजिट थी। अगर बाकी की एरिया में मेजोरिटी डच के लोग होती थी तो यहाँ पे मेजोरिटी किसके लोग होती थी? फ्रेंच के लोग होती थी। तो क्या किया डच के लोगों ने? बहुत ज्यादा फ्रेंच और बेल्जियम के लोगों को, जर्मनी के लोगों को सुप्रेस करना शुरू कर दिया। उन्होंने बोला कि यहाँ पे हमारी लैंग्वेज है तो हम अपने डच लैंग्वेज को ऑफिशियल लैंग्वेज को डिनोट करेंगे। तो यही इसका उसका हमारी उनकी कंडीशन इतनी मैसिव होगी, इतनी ज्यादा होगी 1950-60 में कि वहाँ पे मे बी पार्टीशन की भी सिचुएशन आ जाए। लेकिन इनकी इम्प्लीकेशन को हम डिटेल में बाद में टेक इनटू अकाउंट करेंगे। पहले हमारे पास उसके बाद है एक नेक्स्ट पार्ट जो है श्रीलंका। श्रीलंका हम पहले जानते हैं कि हमारे इंडिया की नेबरिंग कंट्री है और एक छोटा सा पार्ट है, एक कॉन्टिनेंट है, एक आइलैंड है। और उसमें क्या है? जो वहाँ के एथिक कॉम्पोजिशन अगर हम करें तो उसको कितने पार्ट्स में डिवाइड किया जाता है? 4 पार्ट्स में डिवाइड किया जाता है। जो उसका फर्स्ट पार्ट है वहाँ के जो 74% लोग हैं वो कौन सी लैंग्वेज बोलते हैं? सिन्हाला लैंग्वेज। और उनका जो रिलीजन किसको डिनोट करते हैं? बुद्धिस्ट होते हैं मोस्टली सारे लोग। 18% कौन से लोग वहाँ पे लैंग्वेज बोलते हैं? तमिल लैंग्वेज बोलते हैं।
और ज़्यादा, और जो तमिल लैंग्वेज बोलते हैं वो ज़्यादा हिंदू और मुस्लिम होती है। और आगे जब इस तमिल फिर फर्दर टू टाइप्स के थे, एक तमिल कौन थे जो श्रीलंका के तमिल थे, और एक कौन से थे हमारे इंडियन के तमिल थे। जो श्रीलंका के तमिल थे उनका कितना परसेंटेज था, 30%। सबसे पहले श्रीलंकन तमिल्स का मतलब क्या है, वो लोग जो श्रीलंका के जिनके पास कौन सी होती है, रेजिडेंशियल शिप होती है। रेजिडेंशियल शिप का मतलब वो वहीं पे बोर्न होते हैं और वहीं की लैंग्वेज वहीं के वो नेटिव होती है और वहीं की लैंग्वेज वो वहाँ पे बोलते हैं। लेकिन तो अगर 13% टोटल कितने थे, 18%, अगर 13% वहाँ पे श्रीलंकन तमिल थे तो 5% वहाँ पे कौन से थे, इंडियन तमिल। सबसे पहले इंडियन तमिल्स कौन है, वो तमिल जो इंडिया से बाहर नहीं निकाले जाते, वो तमिल जो कॉलोनियल पीरियड में, कॉलोनियल पीरियड कौन सा पीरियड है, जब ब्रिटिश रूल हमारे इंडिया के ऊपर था और हमें इंडिया को क्या ऐसे ट्रीट करते थे, एज ए कॉलोनी ट्रीट करते थे। तो वो यहाँ से हमारी इंडिया से कुछ वर्कर्स लेके, कुछ पर्सन्स को लेके कहाँ पे चले गए थे, श्रीलंका में चले गए थे एज ए लेबर वर्क करवाने के लिए। फिर जो लेबर वर्क लोग थे वो वहीं पे जाके क्या होते, सेटल हो गए थे। और वो लोग जो थे इंडियन की नेशनलिटी, but during the colonial period they have to forced to go to the Sri Lanka and they become the Sri Lankan Indian Tamils। यहाँ पे क्या ये छोटे छोटे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, 1 मार्क्स क्वेश्चन यहाँ से बहुत ज्यादा निकलते हैं, जैसे व्हाट इज द श्रीलंकन तमिल्स, व्हाट इज द ब्रसल्स, व्हाट इज द डच। और 7% लोग ऐसे थे जो कि दोनों ही लैंग्वेज बोलते थे, दोनों लैंग्वेज, वो सिन्हाला लैंग्वेज और तमिल लैंग्वेज दोनों बोलते थे। और ये कौन से रिलीजन के साथ रिलेटेड थे, क्रिश्चियंस के साथ रिलेटेड थे। इसके बाद जो 1% बाकी के लोग लगे वो कौन सी लैंग्वेज बोलते थे, नेटिव लैंग्वेज। ये नेटिव लैंग्वेज कौन सी होती है, वहाँ की लोकल लैंग्वेज, मिक्सिंग लैंग्वेज। जो 1% लोग थे वो ये वाली लैंग्वेज बोलते थे। मेनली इन पूरी डिवीजन में हमने ऊपर वाले में केस में देखा, उनको किस बेस में डिवाइड किया गया था, लैंग्वेज के बेस में डिवाइड किया था। नीचे वाले में केस में देखे उनको किस बेस में डिवाइड किया है, लैंग्वेज में डिवाइड किया है। और उनको फिर उसको बाद उनकी रिलीजन बता दिया, जैसे सिन्हाला लोग कौन थे, सारे के सारे मोस्ट प्रोबेबली क्या थे, बुद्धिस्ट थे। और तमिल थे, या तो वो हिंदू थे या वो कौन से मुस्लिम थे। और जो दोनों लैंग्वेज बोलते थे, मतलब जो सिन्हाला और तमिल दोनों लैंग्वेज बोलते थे, वो किसके रिलीजन के साथ रिलेटेड थे, क्रिश्चियंस के साथ रिलेटेड थे। और बाकी के जो 1% लोग रह गए थे वो कौन सी लैंग्वेज बोलते थे, नेटिव लैंग्वेज। लेकिन लैंग्वेज को बोलते वहाँ की जो लोकल छोटी छोटी लैंग्वेज होती है। लेकिन इसमें क्या हो गया, जैसे ऊपर वाले केस में डच की ज्यादा मेजोरिटी थी, यहाँ पे भी किनकी ज्यादा मेजोरिटी थी, हमारी सिन्हाला के लोगों की मेजोरिटी थी। तो उन्होंने क्या करना शुरू कर दिया, सप्रेस करना शुरू कर दिया। किनको सप्रेस करना शुरू कर दिया, तमिल लैंग्वेज और क्रिश्चियन लैंग्वेज को बहुत ज्यादा सप्रेस करना शुरू कर दिया। और उन्होंने बोला कि हमारी लैंग्वेज क्या बनेगी, ऑफिशियल लैंग्वेज बनेगी। हर चीज में उन्होंने किसको इंपॉर्टेंस देनी लगी, अपने बुद्धिस्ट लोगों को इंपॉर्टेंस देनी लगी, जिसके कारण इन दोनों क्लासेस में क्या अराइज होगी, कन्फ्लिक्ट्स अराइज होगी। कन्फ्लिक्ट्स इतने ज्यादा अराइज हो गए वो एक बार जाके ये सिविल वॉर के में कन्वर्ट हो। अब देखिए इनकी सबसे पहले हम देखेंगे श्रीलंका की कैसे उनकी इंडिपेंडेंस आई थी और कैसे उन लोगों के सिन्हाला लोगों ने इन्होंने सुप्रेस करना शुरू कर दिया। अगर हम इंडिपेंडेंस देखो तो सबसे पहले जो श्रीलंका थी उसकी इंडिपेंडेंस कब हुई थी, वो इंडिपेंडेंट कंट्री कब डिक्लेयर हुई, 1948 में डिक्लेयर हुई थी। और वहाँ के लोगों ने ये डिसाइड किया कि अब जो भी गवर्नमेंट आएगी, जो भी हम डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट बनाएंगे, वो गवर्नमेंट बाय द वर्च्यू ऑफ मेजोरिटी होगी। और यहाँ पे मेजोरिटी कितनी इन लोगों की थी, सिन्हाला की। तो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंस किसकी होगी, सिन्हाला की होगी, ब्रिटिश लोगों की इंपॉर्टेंस होगी। और बाकी को उन्होंने क्या शुरू कर दिया, और क्या करना शुरू कर दिया, इनको सुप्रेस करना शुरू कर दिया। और इसी मेजोरिटी को हम क्या बोलते हैं, इसी जब भी गवर्नमेंट में मेजोरिटी चूज करते हैं, दैट इज नोन टू बी मेजोरिटिज्म। और ये कहाँ से निकलती है, टर्म मेजोरिटिज्म। मेजोरिटिज्म में वो टर्म्स होती है जिसमें जो हमारी गवर्नमेंट डिसाइड होती है, जितने भी रूल्स एंड रेगुलेशंस डिसाइड होते हैं वो किसके बेस पे होती है, मेजर लोगों के बेस पे डिसीजन होते हैं। और उसके बाद ना ही हम माइनॉरिटी की कोई नीड्स का ध्यान रखते हैं लोग, ना ही उनकी विशेषता को ध्यान में रखते हैं, ना ही उनकी इक्वालिटी को कोई भी ध्यान में रखा जाता था। इट मीन्स कम्युनिटी और बिल्कुल भी जब भी किसी फील्ड में इंपॉर्टेंस की बात हुई थी, किसके अकॉर्डिंग होती थी, सिन्हाला के अकॉर्डिंग। तमिल को बिल्कुल भी किसी भी फील्ड में टेक इन अकाउंट नहीं किया गया था। और 1956 में उन्होंने क्या बोला, सिन्हाला को अपनी एक ऑफिशियल लैंग्वेज डिक्लेयर कर दिया और हर फील्ड में सिन्हाला ही टेक इन अकाउंट की जाती थी, बाकी लैंग्वेज कहीं भी एग्जिस्ट नहीं कर रही थी। और उसके बाद जितनी भी जॉब्स निकलती थी, जितनी भी गवर्नमेंट जॉब निकलती थी, यूनिवर्सिटी लेवल की जॉब्स निकलती थी, उसमें भी सिन्हाला लैंग्वेज को इंपॉर्टेंस देने जाने लगी। और उन्होंने अपना मेन एम क्या बना लिया, they have to protection and the foster of Buddhism। कि ज़्यादा उनका मेन एम क्या था, अपने बुद्धिज्म धर्म को आगे बढ़ाना।
और उसकी क्या करनी, प्रोटेक्शन करनी। क्योंकि वो कौन से लोग थे जो कौन सी लैंग्वेज बोलते थे, सिंहाला लैंग्वेज बोलते थे। जब ये सब कुछ देखा तो बाकी के तमिल के लोगों ने देखा कि हमारी लैंग्वेज ना ही तो हमारी ऑफिशियल लैंग्वेज दी जा रही है, ना ही हमारी इसकी कोई इंपॉर्टेंस दी जा रही है, तो और ना ही हमें इक्वालिटी है, जितनी भी सारे जॉब्स की इक्वालिटी है वो भी किनको है, यूनिवर्सिटी को है। तो हमारे साथ ना ही हमें कोई पॉलिटिकल गवर्नमेंट ने हमें कुछ बेनिफिट्स दिए हैं, तो एज ए रिजल्ट उन्होंने क्या शुरू कर दिया, स्ट्रगल शुरू कर दिया। अलग अलग जगह पे पार्टीज बनी और स्ट्रगल शुरू हुए। ये किस चीज के लिए स्ट्रगल शुरू हुए, ताकि एक तो तमिल को भी कुछ लैंग्वेज की क्या दी जाए, इंपोर्टेंस दी जाए, प्लस उनकी डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट में क्या हो, इक्वालिटी हो, प्लस जॉब्स और सारी की सारी जॉब्स पोजीशंस लोगों को ना मिलके कुछ जॉब्स में उनको भी इंपॉर्टेंस दी जाए। जिसके एज ए रिजल्ट ऑफ फिर भी हर जगह पे जब उन्होंने रिक्वेस्ट की, प्यार से बात करनी शुरू की, तो सिंहाला लोगों ने उनको क्या करना शुरू किया, डिप्रेस शुरू करना शुरू कर दिया। बहुत ज्यादा डिप्रेस करने के साथ उनको मना करना शुरू कर दिया। हर बार उनको किसी न किसी से क्या कर देते थे, मना कर देते थे। जिसके कारण क्या है, उनके मन में क्या शुरू हुआ, 1980 में उन्होंने क्या ऑर्गेनाइजेशन शुरू बना दी, हमारी पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन बनानी शुरू कर दी। इस पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन में उन्होंने मेन थिंग क्या रखा, वी वांट द एलिगेशन। एलिगेशन का मतलब होता है वी वांट टू सेपरेट फ्रॉम द श्रीलंकन्स, फ्रॉम वेयर श्रीलंकन्स, फ्रॉम द सिंहालास। हम सिंहाला से क्या है कि इंडिपेंडेंट अपनी, हमें श्रीलंका की अलग तमिल की सोसाइटी चाहिए, दैट इज ITS, दैट इज इंडिपेंडेंट तमिल श्रीलंकन्स। उन्हें एक इंडिपेंडेंट सोसाइटी चाहिए जो किस एरिया में डिनोट करते हैं, नर्दर्न और सदर्न एरिया में। क्योंकि जैसे ये हमारा क्या है, श्रीलंका के नॉर्थ और साउथ पार्ट में क्या लोग पाए जाते थे, ये लोग पाए जाते थे जो कौन बोलते थे, 18% के लोग थे तमिल के। तभी इनको नर्दर्न और सदर्न पार्ट में क्या चाहिए थी, इंडिपेंडेंट पार्टी चाहिए थी, जो वो उनकी अलग एक स्टेट जो सिर्फ तमिल को डिनोट करती थी, क्योंकि उनको कोई भी इंपॉर्टेंस नहीं दी जाती थी। एज अ रिजल्ट बहुत सारी फाइटिंग हुई, वॉर स्टार्ट हुई, इवन बात इतनी बढ़ गई कि वहां पे क्या शुरू होगी, सिविल वॉर। अब यहाँ पे एक नया क्वेश्चन राइज होता है, व्हाट इज द सिविल वॉर। सिविल वॉर वो होती है कि जो कि हमारी वो वॉर जो कि ड्यू टू मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट होती है बिटवीन द कंट्री, बिटवीन द सिटीजन ऑफ ए कंट्री। एक ही कंट्री की सिटीजन के बीच में जो वार स्टार्ट होती है, वो वार इतनी बढ़ जाती है कि वो इतनी कॉन्फ्लिक्ट्स इतने ज्यादा बढ़ जाते हैं, वो किसका नाम लेते हैं, वॉर का नाम लेते हैं। जैसे यहाँ पे कॉन्फ्लिक्ट्स किसमें राइज हुए थे, सिंहाला और तमिल लोगों के बीच में कॉन्फ्लिक्ट्स क्या हुए थे, राइज हुए थे। वो इतने बढ़ गए थे कि वो एक तरह का किसका उन्होंने रूप ले लिया, सिविल वॉर। और वॉर इतनी ज्यादा बढ़ गई कि कई लोग वहां पे क्या गए, मर गए, और कई लोग फैमिलीज को वहां पे क्या होना पड़ा, रिफ्यूजिंग होना पड़ा, कई लोग वहां पे नेशनलिटी खोनी पड़ी। मतलब ये बोल सकते हैं ये एक्ट इनको एज ए टेररिज्म का इन्होंने क्या ले लिया था, रूप पर कर दिया था। लेकिन आफ्टर काफी काम के बाद 2009 में ये सिविल वॉर जाकर क्या हुई, खत्म हुई। तब तक ये ऐसे ही स्टार्ट हुई थी। मतलब इसका बहुत सा नेगेटिव पॉइंट पड़ा। नेगेटिव पॉइंट क्यों पड़ा, क्योंकि उन्होंने पावर शेयरिंग नहीं की। पावर शेयरिंग बीच में किसने नहीं की, बिटवीन सिंहाला एंड तमिल। उन्होंने क्या बोला, मेजोरिटी की फॉर्म में उन्होंने मिनोरिटी को क्या करना, शुरुआत करना चाहते थे, वो सुप्रेस करना चाहते थे। लेकिन जो माइनॉरिटी थी इस चीज को एक्सेप्टेबल नहीं थी। अगर वो किसी ना किसी तरह से अपनी पावर शेयरिंग कर देते, मींस पावर एंड रिस्पांसिबिलिटी एक दूसरे में डेलीगेट्स कर देते, तो ये वाली कंडीशन नहीं बना इसमें। ये था हमारा आज का टॉपिक, जो आज के हमारे टॉपिक के साथ रिलेटेड था, जिसमें हमने पहला क्या पढ़ा, जब बेल्जियम क्या था, वहाँ की एथिकल कॉम्पोजिशन क्या थी, श्रीलंका की एथिकल कॉम्पोजिशन क्या थी, और उन एथिकल कॉम्पोजिशन के क्या क्या इंप्लीकेशन निकले थे। मीन्स वहाँ पे सिंहाला ने क्या कुछ अपनी मेजोरिटी पावर में किया था, उसका अफेक्ट फिर वहाँ माइनॉरिटीज पे क्या पड़ा। यहाँ पे 1 मार्क्स के भी क्वेश्चन आ सकते हैं। अगर आप इनका स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं। वीडियो अच्छी लगे इसको लाइक करें, ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू, हैव ए नाइस